11th क्लास बेटा। आज हम आपके 11th चैप्टर का टॉपिक जो कि जापान के बारे में कर रहे थे, मेजी रिस्टोरेशन, उसी में एक सब यूनिट है आधुनिकता पर विजय, ओवरकमिंग मॉडर्निटी और आफ्टर डिफीट री इमर्जिंग एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, जिसके बाद आपका ये जापान वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरकमिंग मॉडर्निटी में शो किया गया है कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे जापान में 1930 से 40s के पीरियड में, और जापान ने अपने आप को चीन और एशिया में अपनी जो कॉलोनीज़ इंक्रीज़ करने के लिए जो वार स्टार्ट की हुई थी, उनसे सेकेंड वर्ल्ड वार में उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको भी काफ़ी बल मिला। और इसी के तहत जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी अटैक किया था। और इस टाइम पीरियड में बेटा कुछ वहाँ पर सोशल कंट्रोल इंक्रीज़ हुआ, सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई, बहुत सारे जो लोग अपोज कर रहे थे उनको पनिशमेंट मिली, जेलों में डाला गया। और इसी टाइम पीरियड में यहाँ पर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस सेटअप हुई देशभक्तों की, जो कि वॉर को फेवर करती थी। कुछ वुमेन की ऑर्गेनाइजेशंस में थी। इसमें 1943 में एक संगोष्ठी हुई जिसमें आधुनिकता पर विजय पर फोकस किया गया, उसमें डिस्कशंस हुए। और जापान के सामने प्रॉब्लम्स थी कि वो वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट करे या अपने नेटिव स्टाइल को या अपने देसी चीज़ों को वो अडॉप्ट करे। कुछ लोग वेस्टर्न म्यूज़िक को भी नेगलेक्ट कर रहे थे और अपने जापानी म्यूज़िक पर फोकस कर रहे थे। इसी के तहत एक दर्शन शास्त्री थे निशितानी केजी, उन्होंने मॉडर्न को जो 3 वेस्टर्न आइडियाज़ के मिलन और एकता से शो किया। फॉर एग्जांपल उसमें रिनेंसा पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास, जिसमें जो नेचुरल साइंसेज है उसकी राइज पे फोकस किया गया। साथ में उन्होंने कहा कि जापान में जो नैतिक ऊर्जा है उसी ने उसको एक कॉलोनी बनाने से बचा लिया है, और इसी वजह से जापान का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक न्यू वर्ल्ड पॉलिसी और एक पूरी जो है ईस्टर्न एशिया के फॉर्मेशन की पॉलिसी। और इसी के लिए उनको न्यू विज़न और न्यू आइडियाज़ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जो विज्ञान और धर्म यानी साइंस और रिलीजन को साथ में इंटीग्रेट कर सके, जोड़ सके। तो ये था बेटा एक स्मॉल टॉपिक, आधुनिकता पर विजय किस तरह से जापान ने पाई, किस तरह से वेस्टर्न स्टाइल पे जो उनका फोकस हो रहा था उसको चेंज किया और अपने न्यू आइडियाज़, साइंस और रिलीजन को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। इसी में आफ्टर डिफीट में री इमर्जिंग एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में कि हारने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान ने अपने आप को कैसे पावरफुल बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए तो उस टाइम बहुत ही डिमलाइटराइज्ड हुआ, डिमलाइशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, सफ़र किया जापान ने। और उस टाइम पीरियड में अब अमेरिका ने इंटरफेयर किया और अमेरिकन लीडरशिप वाले जो जापान था उसके जो अंडर में था उसको डीमिलिटराइज किया गया, विसैनिकरण कर दिया गया और न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट स्टार्ट हुआ। और इसमें एक आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 में तथा कथित युद्ध ना करने के बारे में फोकस किया गया कि आगे वो वॉर नहीं करेंगे, आर्टिकल्स की नो वॉर क्लॉज इसमें शो किया गया। साथ में इसमें जो था कि वॉर में नेशनल पॉलिसीज़ के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होंगे, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिफॉर्मेशन होगी, जो जापान की इकोनॉमी में मल्टीनेशनल कंपनी, मोनोपोली कंपनी जायवत्सु, उसकी जो पकड़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रीमर्ज किया गया। और 1946 में जब इलेक्शन हुए तो वुमेन्स को फर्स्ट टाइम राइट टू वोट मिला। तो ये बेटा बहुत सारे चेंजेस हुए। इसके बाद उनकी इकोनॉमी बहुत ही फास्ट डेवलप हुई, और ये इतनी फास्ट डेवलप हुई कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक रिपब्लिक के रूप में मानना स्टार्ट कर दिया जापान को। इसमें जो मूवमेंट्स हो रहे थे उनसे वहाँ की सोशल और रिपब्लिक गाइडलाइंस को प्रिपेयर करने की कोशिश की गई। और इसी के अकॉर्डिंग जो नौकरशाही उद्योग के बीच एक गहरा रिश्ता, इंडस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी में एक क्लोज रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। और साथ में
अमेरिका की जो सपोर्ट थी और जो कोरिया और वियतनाम में जो वार हुई थी उसकी वजह से भी जापानी इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प मिली। और 1964 में टोक्यो में ओलंपिक गेम हुए, वो भी उसकी जो इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने में बहुत बल मिला, उसकी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। 1964 में बुलेट ट्रेन्स यहाँ स्टार्ट हुई, उनकी 200 पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड थी। और इसके बाद इंडस्ट्रियल जो इंक्रीज़ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। 1960 में वहाँ सोशल मूवमेंट्स भी हुए, और लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हेल्थ और एनवायरनमेंट पे साइड इफ़ेक्ट पड़ा। उसके तहत जगह जगह जो प्रॉब्लम्स हो रही थी पोल्यूशन की वजह से, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। लोगों ने, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने कंपनसेशन की डिमांड की गवर्नमेंट इंटरफेयर से, और जो लॉज है, कंडीशंस फिर इम्प्रूव हो गई। और 1980s में वहाँ पर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ख़त्म हो गई। 1990 तक जापान में बहुत सारे इस तरह के लॉ पास किए गए जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो। और इसके अलावा अब हमें भी क्लियर है कि जापान एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकली जो हस्ती थी वो बन गई, और उसके सामने बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है। जो भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ उसकी सबसे ज़्यादा है, हमें पता है। और इस वजह से जापान राजनीतिक और प्रौद्योगिक क्षमताओं का इस्तेमाल करने की और भी जो चैलेंजेस हैं उनको भी फेस कर रहा है, उनको भी कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा यहाँ आपका क्वेश्चन कि कैसे आफ्टर डिफीट एक पावर के रूप में वो अमर्ज हुआ, री अमर्ज ऑफ जापान। तो यहाँ तक आप करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक चाइना स्टार्ट होगा, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक्स।